बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है अनस मलिक और आप देख रहे हैं अनस वॉइस। दोस्तों, जब भी मुस्लिम इतिहास में किसी ऐसे कमांडर, किसी ऐसे किंग की बात की जाती है कि जिसको उसके दुश्मन भी बड़ी ही इज्जत की निगाह से देखते हो, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हो, तो सबसे ऊपर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का नाम ही लिया जाता है। आज जब 800-900 साल का ये लंबा अरसा गुजरने को है, तब भी यूरोप की ईसाई कम्युनिटी में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी बिल्कुल मुस्लिम वर्ल्ड की तरह ही न सिर्फ बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बल्कि हमेशा अच्छे अल्फाजों के साथ ही याद किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो, हमारी यह कहानी सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी नहीं, बल्कि उस इंसान के नाम है, उस सलीबी और ईसाई राजा के नाम है, जिसकी कहानी भी जरा थोड़ी थोड़ी सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी से मेल खाती है। वह इस तरह क्योंकि यह भी ईसाई दुनिया का शायद वह एक लौता राजा होगा कि जिसकी बिल्कुल ईसाइयों की तरह ही मुसलमान भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इवन खुद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी, जो इस इंसान के किसी दशक में सबसे बड़े दुश्मन थे और जिन्होंने अपनी बहुत सारी जंगें भी इस इंसान के खिलाफ लड़ी थी, वह भी इस राजा को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया करते थे। एक ऐसे इंसान की जिसने उम्र तो बहुत कम पाई, लगभग 22 से 23 साल की उम्र ही पाई, और साथ में एक खतरनाक बीमारी भी पाई। एक ऐसी बीमारी की अगर कोई और इंसान होता तो शायद उसकी दहशत से ही मर जाता, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने इसका मुकाबला किया और इसी खतरनाक बीमारी के साथ ही वह यरूशलेम के मैदान जंग में लंबा वक्त गुजारा, और इस तरह से गुजारा कि बाकी सबको तो छोड़ ही दीजिए, खुद ही इतिहास के सबसे ताकतवर और सबसे होशियार कमांडर और सुल्तानों में से एक कि सलाउद्दीन अय्यूबी को ही इस इंसान ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार शिकस्त दी, तो कई बार पीछे हटने पर भी मजबूर कर दिया। दरअसल हम बात कर रहे हैं सलीबी दौर के मशहूर हुक्मरान बाल्डविन IV की, कि इसको आमतौर पर द लेपर किंग के नाम से भी याद किया जाता है। लेपर इसलिए क्योंकि यह लेप्रिसी कि उस खतरनाक बीमारी का शिकार था, कि जिसको आमतौर पर हमारे यहाँ पर कोढ़ का मर्ज भी कहा जाता है। वैसे हमें उम्मीद है कि चेहरे समेत अपनी बॉडी का हर हिस्सा छुपाए हुए इस इंसान को आप लोगों ने कभी न कभी तो देखा होगा। कोई भी ड्रामा, कोई भी सीरियल या फिर सलीबी जंगों के बारे में भी कोई भी इस तरह की चीज बनाई जाती है, तो ऐसे मुमकिन ही नहीं है कि उसमें इस इंसान की बात ना की जाए या इस इंसान को ना दिखाया जाए, क्योंकि इस ईसाई राजा के बगैर तो सलीबी का इतिहास ही नामुमकिन है, यानी कि मुकम्मल ही नहीं है। साथियों, बाल्डविन IV का जन्म 1161 ईस्वी में मुकद्दस शहर यरूशलेम के अल-कदू सलम के हुक्मरान आमाल का बेटा जबकि बाल्डविन का छोटा भाई था। बाल्डविन IV का एक खास टीचर, एक खास उस्ताद हुआ करता था, जिसका इतिहास में नाम विलियम ऑफ टायर बताया गया है, और यही वह इंसान था कि जिसको पहली बार यह शक हुआ कि शायद यह बच्चा कि बाल्डविन IV कोढ़ का मरीज है। शक इस तरह हुआ कि 8 साल के बाल्डविन IV को जब उसके साथ वाले बच्चे खेलते हुए काटा करते थे या नोचा करते थे, तो उसको ना तो इसका कोई एहसास होता था और ना ही वह इसके दर्द से चीखता था। थोड़ी बहुत छानबीन की गई तो कुछ वक्त के बाद यह बात वाकई कंफर्म हो गई कि हाँ, बाल्डविन IV के ने बाजू में उसको कोई भी चीज महसूस नहीं होती। बाल्डविन IV के फादर को जैसे ही अपने बेटे के कोढ़ के मरीज होने के बारे में पता चला, तो उसने अपनी सल्तनत से यह बात पूरी तरीके से छिपा कर रखी। वो इसलिए क्योंकि यह वो दौर था कि जब कोढ़ या इस तरह की बीमारियों को खुदा की तरफ से एक अजाब समझा जाता था। किंग अल-रिक ने पहले तो लोकल हाकिमों से इलाज करवाया, और जब कोई खास फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, तो फिर मुस्लिम दुनिया के भी बड़े बड़े हाकिमों को बुलाया गया, मगर हाकिम के सामने में बड़ी परेशानी यह आ रही थी कि भले ही कुछ ऐसी निशानियां तो मिल गई थी कि जिससे यह महसूस किया जा सकता था कि बाल्डविन IV कोढ़ का मरीज है, लेकिन अभी भी उसकी बॉडी पूरी तरीके से साफ सुथरी थी और कोई भी ऐसा अलामत, कोई भी ऐसी निशानी या ऐसी चीज जाहिर नहीं हो रही थी। तो इसलिए हर हाकिम को यह भी डर लगा रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको मर्ज दूसरा हो और इसका इलाज कोढ़ का कर दिया जाए, इसकी वजह से बाद में इसकी बॉडी को उल्टा कोई बड़ा नुकसान हो जाए। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा कि ये बीमारी कंफर्म होती चली गई, और जब कंफर्म हो गई तो फिर उसी हिसाब से इसका इलाज भी शुरू कर दिया गया। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि शुरुआत में इसकी बॉडी पूरे तरीके से साफ सुथरी थी, और साथ ही यह अपनी बॉडी के जो सारे पार्ट्स थे उनको भी हिला ढला सकता था। लेकिन जैसे ही यह बचपन से टीनेज की तरफ बढ़ा, तो इसी बीमारी की वजह से इसको खतरनाक दर्द भी होने लगा। इतिहासकार मानते हैं कि इसकी शक्ल सूरत, इसका खत
काट सब अपने फादर की तरह था। इवन बात करने का तरीका और चलन का तरीका भी बिल्कुल अपने फादर की ही तरह था। बस यह है कि बॉल्डविन 4 बोलते वक्त थोड़ा हकलाया करता था। बचपन से ही बॉल्डविन 4 को ऐतिहासिक किस्से कहानियां सुनने का बहुत ज्यादा शौक था और उसका जो उस्ताद था मतलब कि विलियम ऑफ टायर, वो उसकी याददाश्त से बहुत ज्यादा इम्प्रेस था। अभी इस बच्चे की उम्र 13 साल ही रही होगी कि अचानक से एक दिन इसके बाप मतलब कि किंग अमालिक की मौत हो गई। किंग अपनी मौत से ठीक पहले मिस्र के हुक्मरान मतलब कि हजरत नूरुद्दीन जंगी के खिलाफ एक जंग से वापस आया था। बाप की मौत के बाद महल में मौजूद जो वफादार वजीर और बाकी लोग थे उन्होंने बॉल्डविन 4 को ही अपना अगला किंग चुन लिया। शुरू में तो यह सिर्फ सिबलिंग था क्योंकि जाहिर है कि उम्र सिर्फ 13 ही साल थी, मगर जैसे ही यह 15 साल का हुआ तो सारे इख्तियार सारे ताकतें इसके हाथ में आ गई। इस बच्चे को जब गद्दी पर बैठा लिया जा रहा था तो इस बच्चे की सेहत और इसकी खतरनाक बीमारी को देखकर सभी को यह यकीन था कि यह बच्चा न तो ज्यादा दिनों तक जिंदा रह पाएगा और ना ही ज्यादा लंबे वक्त तक राज कर सकेगा, बल्कि इसकी तो कोई औलाद भी नहीं होगी। तो आखिर हुकूमत की इस गद्दी को संभालेगा कौन? खुद बॉल्डविन 4 को भी अंदर ही अंदर यही चिंता सताई रहती थी कि वह खुद तो शादी करने के लायक नहीं है, तो आखिर उसकी हुकूमत का होगा क्या। इसलिए अब एक बड़ा फैसला लेते हुए अपनी बहन सेबेले की शादी विलियम लोसवर्ड से कर दी, कि जो उस दौर के फ्रांस के किंग का कनीज हुआ करता था। वैसे तो इस शादी के कुछ वक्त के बाद ही इसकी यह बहन बेवा हो गई थी, मगर फिर भी उसने इस इंसान के एक बच्चे को जन्म दिया था। साथ ही बॉल्डविन 4 के लिए यह शादी इसलिए भी फायदेमंद थी क्योंकि इसके जरिए से वह यूरोप से अपनी इस रियासत को बचाए रखने के लिए फौजी मदद हासिल कर सकता था। दोस्तों, बॉल्डविन 4 की जिंदगी से हटकर अब अगर बात करें जंगी मामलात की और खास तौर से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वर्सेस बॉल्डविन 4 की, तो जैसे ही बॉल्डविन 4 ने अपनी सल्तनत के तमाम मामलात अपने हाथों में ले लिए तो वैसे ही मिस्र के ऊपर एक बड़ी फौजी कार्रवाई करने का फैसला किया। मामला यहाँ यह था कि उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हलब शहर की तरफ एक फौजी मुहिम में बिजी थे। बॉल्डविन 4 ने इसी मौके का फायदा उठाया और दमिश्क पर हमला कर दिया। यह वो वक्त था कि जब ऑलरेडी बॉल्डविन 4 का जिस्म काम करना बंद कर चुका था और वह सिर्फ एक हाथ ही हिला सकता था। इसलिए बहुत सारे करीबी लोगों ने उसको यह भी मशवरा दिया कि अपनी बजाय जंग में किसी और को भेज दो, लेकिन उसने यह मशवरा मानने से इनकार कर दिया। फाइनली नवंबर 1177 में बॉल्डविन 4 और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का पहली बार आमना सामना हुआ। मामला कुछ इस तरह से था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी फौज के साथ अंकला की तरफ निकले। बॉल्डविन 4 ने अपने पास मौजूद फ्रांसीसी फौज को आगे बढ़ा दिया और बॉल्डविन 4 के पास ज्यादा फौज होने के बावजूद भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आगे बढ़ना जारी रखा, क्योंकि सुल्तान का यह खास ख्याल था कि शायद बॉल्डविन की फौज उसका पीछा नहीं करेगी। इसलिए उन्होंने अपनी फौज को बड़े मैदान में फैल जाने का भी हुक्म दे दिया, लेकिन यह अंदेशा गलत साबित हुआ क्योंकि बॉल्डविन और नाइट टेम्पलर्स ने मुस्लिम फौज की तमाम रुकावट को तोड़ डाला और देर रात तक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का पीछा किया। भारी नुकसान उठाने के बाद अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी मुहिम छोड़कर वापस मिस्र की तरफ जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में कुछ रेगिस्तानी डाकुओं ने भी उनको कमजोर और बची हुई फौज पर हमला किया। इसकी वजह से मिस्र वापस पहुंचते पहुंचते उनकी 90 से ज्यादा आर्मी खत्म हो चुकी थी। खुद मुस्लिम इतिहासकारों ने भी लिखा है कि इस जंग में की इसको इतिहास में बैटल ऑफ मोनज जाल्ट कहा जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इतना ज्यादा नुकसान हुआ था कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि 90 से ज्यादा आर्मी खत्म हो गई कि जिसमें उनके जाती मुहाफिज तक शामिल थे। इसके अलावा हथियार, खजाना, घोड़े, कच्चर, हर चीज का बड़ा नुकसान हुआ था। इतना बड़ा नुकसान की जंगी सलाहियत में वह अपने दुश्मन मतलब की सलीबी सल्तनत से लगभग 10 से 12 साल पीछे चले गए थे। मगर साथियों, सिर्फ 2 साल के बाद ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वापसी की और एक बार फिर से इन दोनों का आमना सामना आज के दौर के लेबनान के इलाके में हुआ और इस जंग को इतिहास में बैटल ऑफ मर्ज अयन के नाम से जाना जाता है। इस जंग में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बड़ी जीत हुई और बॉल्डविन 4 की जान भी बमुश्किल अपने चंद वफादार साथियों के जरिए से भागकर बचाई जा सकी। 1183 में फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कर्क किले का भी मुहाज किया, इसका गिराव किया, लेकिन बॉल्डविन 4 ने इसको बड़ा ही
जबरदस्त डिफेंड किया। इसकी वजह से फिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को इस किले का गिराव खत्म करना पड़ा। इन दोनों के बीच जो बैटल ऑफ लितानी रिवल लड़ी गई उसमें भी सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने सलीबी फौज को बड़ी ही जबरदस्त शिकस्त दी और इनको काफी नुकसान पहुंचाया। दोस्तों इन दोनों के बीच लड़ी जाने वाली एक और बड़ी और मशहूर जंग की जो वैसे तो बैन तेजा रही थी, मगर जिसमें सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को बलबन 4 के मुकाबले में बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था, वो दरअसल वह जंग थी कि जो आज के जॉर्डन और फिलिस्तीन के बीच में लड़ी गई थी और जिसको इतिहास में बैटल ऑफ बेल वायर कैसल के नाम से याद किया जाता है। यह 1182 की बात थी जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने सलीबी हुकूमत के ऊपर और भी ज्यादा दबाव बनाने के लिए बेल वायर नाम के इस किले का मुहास किया, लेकिन किला हद से ज्यादा मजबूत था कि जो लंबे वक्त के बाद भी फतह ना हो सका। अब तो दोनों फौजों के बीच झड़पें तो होती रही, लेकिन बॉल्डविन 4 की लीडरशिप में सलीबी फौजों ने अपने इस किले का बड़े ही जबरदस्त तरीके से दिफाई जंग पर्सनली बॉल्डविन 4 के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आई। वो इसलिए क्योंकि बॉल्डविन 4 को लगातार इस जंग के मैदान में रहना पड़ा, इस मुहिम पर रहना पड़ा और यहाँ पर उसको लगातार साफ नहाने के लिए पानी भी नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से उसकी वह खतरनाक बीमारी बढ़ती चली गई। बीमारी बिगड़ते बिगड़ते अब खतरनाक स्टेट में एक एंटर कर चुकी थी और इसके हालात ऐसे थे कि यह जंग में घोड़ों का ऊपर भी सवार नहीं हो सकता था। इसकी वजह से अब इसको तख्त पर बैठाकर जंग के मैदान में लाया जाता था ताकि सलीबी फौजों का हौसला और उनका जज्बा बरकरार रहे। इसके बाद से अब बॉल्डविन 4 के हालात और भी खराब होना शुरू हो गए थे क्योंकि कोड की वजह से अब उसको जो जिस्म के हिस्से थे वह गलत कर गल कर गिरने लगे थे। उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था और अब तो उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी, मगर उसका दिमाग और उसका जहन अभी भी बड़ी ही जबरदस्त तरीके से काम करता था। यही वजह थी कि जब उसने खुद से ही खुशी तख्त छोड़ने का फैसला किया तो जो दरबार में मौजूद लोग थे उन्होंने उसकी लीडरशिप क्वालिटीज को देखते हुए फौरन मना कर दिया। मगर 1183 के दौर में ही जब बॉल्डविन 4 को खतरनाक बुखार आया और वह बिस्तर से अब उठ भी नहीं पा रहा था तो उसको धीरे धीरे यकीन हो गया कि उसका आखिरी वक्त आ चुका है। इसलिए उसने फौरन अपनी बहन सिवेला की शादी गाय ऑफ लुजिंगनन से करने का फैसला किया। यह दरअसल सिर्फ अपनी हुकूमत के फ्यूचर को बचाने का एक मुश्किल फैसला था क्योंकि इस इंसान को ना तो इसकी बहन पसंद करती थी और ना ही यह खुद इससे पहले इस पर ज्यादा ट्रस्ट किया करता था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि विलियम ऑफ टायर मतलब कि बॉल्डविन 4 का वही खास उस्ताद भी उसके इस फैसले से नाराज था, मगर बॉल्डविन 4 को यह करना पड़ा क्योंकि उसको पता था कि उसका वक्त आ चुका है। इसलिए उसने अपने इसी बहनोई को अपना कायम मकाम बनाया, मतलब उसके बाद इस हुकूमत को उसी को देखना था, जबकि अपने बाद असली किंग के तौर पर अपने भांजे मतलब कि सिबेला के उसी बेटे को नामजद कर दिया कि जिसकी उम्र अभी बामुश्किल 5 साल थी। आखिरकार 1185 में जब इसी बीमारी की वजह से बॉल्डविन फोन ने हमारी इस दुनिया को अलविदा कहा तो उस वक्त बॉल्डविन की उम्र लगभग 23 साल थी। बॉल्डविन फोन ने इस खतरनाक बीमारी के बावजूद भी किंगडम ऑफ जेरूसलम पर लगातार 11 साल तक कामयाबी के साथ राज किया, बल्कि इस तरह से राज किया और इस तरह से अपनी हुकूमत को डिफेंड किया कि आज भी इतिहास में उसकी गिनती किंगडम ऑफ जेरूसलम के सबसे ताकतवर हुक्मरानों में की जाती है। बॉल्डविन 4 ही सुल्तान सलाउद्दीन और बैतुल मुकद्दस के बीच आखिरी दीवार भी साबित हुआ, क्योंकि सिर्फ 2 साल के बाद ही मतलब 1187 में फिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने एक बड़ी जंग में सलीबियों को करारी शिकस्त दी और इस तरह से यरूशलेम मतलब कि बैतुल मुकद्दस को फतह कर लिया। इसी के साथ आज की हमारी यह वीडियो भी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं आपको एक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।